हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विंटेज। आज हम करने वाले हैं टॉप 1000 जीके एंड जीएस क्वेश्चन पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कमीशन्ड इन। जो इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र था वो कहाँ पे लगाया गया था, या प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट बोल दे आपको या फिर पावर प्लांट बोल दे, तो वो दोनों सेम ही चीज होती है। एंड जो फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था वो लगा था 1969 में। और कहाँ पे? तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र में। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तारापुर महाराष्ट्र में। एंड ये किसके हेल्प किसके साथ लगाया गया था? यूएसए की हेल्प के साथ 1969 में। और इसरो ने इसे लगाया था, इसरो ने। एंड जैसा कि आपको पता है इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और मैं इसको अब फिर रिपीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट वन इज तमिलनाडु में हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वन इज कुंडनकुलम, कुंडनकुलम, एंड सेकंड इज कलपक्कम, कलपक्कम। फिर इसके बाद हमारे पास कर्नाटक में कैगा, एंड महाराष्ट्र में हमारे पास तारापुर, जो कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था या एटॉमिक पावर स्टेशन था। एंड गुजरात में हमारे पास काकरापार, काकरापार। एंड राजस्थान में हमारे पास रावत बाटा, रावत बाटा। एंड यूपी में हमारे पास नरोरा। तो आई थिंक 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो जो कुंडनकुलम है तमिलनाडु में, ये लार्जेस्ट एंड न्यूवेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में। इंडिया सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यही है, और न्यूवेस्ट भी है। वैसे तो ये पुराना है लेकिन अभी इसे रेनोवेट किया गया है, इसकी मरम्मत की गई है, तो ये सबसे न्यूवेस्ट भी है। तो आप ये सभी फैक्ट्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो संविधान सभा का विचार था वह सबसे पहले किस पर्सन के द्वारा दिया गया? तो ये थे एम.एन. रॉय। और एम.एन. रॉय के बारे में आपको एक दो फैक्ट और पता होना चाहिए कि इन्होंने सीपीआई की स्थापना की थी। सीपीआई मीन्स सीपीआई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना की थी 1925 में इन्होंने। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी, जीडी एंड सीजीएल एटसेट्रा में पूछा जा चुका ऑलरेडी। और ये कहाँ पे की थी इन्होंने? ताशकंद में, ताशकंद, जो कि कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। तो इन्होंने सीपीआई की स्थापना यहाँ पे की थी। और उज्बेकिस्तान ताशकंद समझौता हुआ था हमारा 1965 में इंडो पाक वॉर को के बाद। तो ये किया था लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ पर उनकी डेथ भी हो गई थी। एंड आयूब खान पाकिस्तान की तरफ से थे हमारे पास, आयूब खान। और उज्बेकिस्तान के साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है दस्तलिक, दस्तलिक। एंड उज्बेकिस्तान से हमारे पास एक स्कॉलर भी इंडिया आए थे, वो थे अल बरूनी, जो महमूद गजनी के साथ इंडिया आए थे, जिन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी, वो भी उज्बेकिस्तान के थे। किताब उल हिंद बुक लिखी थी जिन्होंने, वो थे उज्बेकिस्तान। तो आप सभी ये फैक्ट उज्बेकिस्तान से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर की जो क्रांति है या फिर उर्वरक की जो क्रांति है उससे कौन सा कलर रिलेटेड है? तो ये है ग्रे, भूरा कलर है, जो ग्रे कलर है वो फर्टिलाइजर्स के साथ रिलेटेड है। ऐसे ही आप और रेवोल्यूशन के भी नाम याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती है। फर्स्ट वन इज ब्लैक, एंड ब्लैक इज फॉर पेट्रोल, ब्लैक इज फॉर पेट्रोल। एंड ब्लू फॉर फिश, ब्लू इज फॉर फिश। एंड ब्राउन इज फॉर लेदर एंड कोकोआ, लेदर एंड कोकोआ। एंड ग्रीन, यू नो, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये है एग्रीकल्चर के लिए।
और इसको वर्ल्ड में स्टार्ट किया था नॉर्मन बोरलॉगनी जो कि यूएसए के हैं। एंड इंडिया में इसे किया था स्टार्ट एमएस स्वामीनाथन ने ये किया था 1970s के डेकेड में या दशक में स्वामीनाथन ने। एंड वाइट रेवोल्यूशन ये मिल्क से रिलेटेड है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे। और इसके फाउंडर इंडिया में कौन थे? ये थे वर्गीस कुरियन जो कि अमूल के फाउंडर भी है। एंड वर्गीस कुरियन ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी है या बुक लिखी है उसका नाम है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। तो आप ये बुक भी याद रख सकते हैं इनकी। एंड नेक्स्ट वन इज सिल्वर रेवोल्यूशन इज फॉर एग्स, ये अंडों के लिए है। एंड लास्ट इज येलो रेवोल्यूशन, इट इज फॉर ऑयल सीड्स जो जैसे तिल के सीड्स होते हैं या फिर जिनसे ऑयल निकलता है सरसों का तेल, तो उनके लिए है येलो रेवोल्यूशन। तो आप ये सभी रेवोल्यूशन याद रख सकते हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज द रीजन ऑफ प्लेनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज। तो जो पृथ्वी का वह कौन सा है, जहाँ पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जीवन उपलब्ध है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर होता है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? ए लेयर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती है गैसेस की, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एटसेट्रा। तो एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस। और ये आ गया तो आपको पता ही होगा ओजोन है हमारी स्ट्रेटोस्फियर में। और ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। और ये हमारी यूवी रेज से रक्षा करती है जो सन से आती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज विच कम्स फ्रॉम द सन। एंड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of September एवरी ईयर। तो इससे रिलेटेड आप ये याद रख सकते हैं। एंड क्रायोस्फीयर इज द फ्रोजन पार्ट ऑफ वाटर। तो जैसे अंटार्कटिका में पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है तो उसको बोलते हैं हम क्रायोस्फीयर। यानी क्रायोस्फीयर सबसे ज्यादा धरती पे कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है अंटार्कटिका में, जहां पर पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है, अंटार्कटिका। एंड जो फर्स्ट ओजोन होल था वो 1985 में डिस्कवर हुआ था। ओजोन में जो होल हो गया था वो भी अंटार्कटिका में ही मिला था। साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में ही डिस्कवर किया था। तो आप ये सभी फैक्ट्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज हेडक्वार्टर्ड इन। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो है न्यू दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। और 1954 में हमारे पास दो चीजें और स्टार्ट हुई थी। वन इज भारत रत्ना एंड बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है। होमी जहांगीर बाबा ने इसे बनाया था। तो 1954 में इन दो अवार्ड्स या इंस्टीट्यूट्स की भी स्थापना हुई थी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। एंड साहित्य अकेडमी 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, बट हमारे लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी में जो पहला अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1955 में। और ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी बुक हिम तरंगिनी के लिए, जो कि पोइट्रीज का एक कलेक्शन है, हिम तरंगिनी के लिए। एंड जो अभी लेटेस्ट जो अवार्ड दिया गया है 2021 का हिंदी के लिए साहित्य अकादमी, वो दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को फॉर हिज बुक सम्राट अशोक के लिए। एंड इंग्लिश में जो फर्स्ट प्राइज दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड
वो दिया गया था 1960 में आर के नारायण को इनकी बुक दी गाइड के लिए, दी गाइड, जिसके ऊपर बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और जो 2021 का साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है नमिता गोखले को इनकी बुक के लिए। वो है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। तो आप ये सारे फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हु फॉट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको 3 बैटल याद रखनी है जो 18th सेंचुरी है उसमें, 1757, 1764 एंड 1739। तो 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, और ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के बीच एंड जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच, सिराजुद्दौला, और इसमें विनर थे रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला इज द राइट आंसर। एंड 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, एंड इसमें 3 अंग्रेजों की तरफ से जो लीडर थे वो थे हेक्टर मुनरो, जो कि विनर थे इस वॉर के। एंड इनके खिलाफ थे 3 पर्सन्स इंडिया की तरफ से, वो थे शुजाउद्दौला फ्रॉम अवध, मीर कासिम फ्रॉम बंगाल, एंड शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्परर थे दिल्ली से। तो ये तीनों इनके खिलाफ लड़े थे लेकिन ये हार गए थे। और जो 1757 की जो बैटल थी इसको हम बैटल ऑफ बिट्रेयल भी बोलते हैं, क्योंकि जो सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर, इन्होंने इनको धोखा दे दिया था, तो इसलिए इसे बैटल ऑफ बिट्रेयल यानी विश्वासघात की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। एंड 1739 में आपकी हुई थी बैटल ऑफ करनाल। तो आप ये तीनों बैटल्स याद रख सकते हैं। बैटल ऑफ करनाल जो कि हरियाणा में है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में, एंड ये 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। और 1954 में हमारे पास और क्या था, ये 1954 में था हमारे पास साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड भारत रत्न अवार्ड्स। एंड ये इसको फाउंड किया था H.J. भाभा ने, होमी जहांगीर भाभा ने। और होमी जहांगीर भाभा ने TIFR की भी स्थापना की थी, जो कि मुंबई में ही है। TIFR is also in Mumbai, and TIFR stands for Tata Institute for Fundamental Research। एंड इसको याद रखने का तरीका है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1945 में। तो ईयर में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बार्क हुआ था 54 में और TIFR हुआ था 1945 में। तो लास्ट की 2 डिजिट को अगर आप उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो आपको 54 और 45 दोनों सेम लगेंगे। तो इस तरीके से आप डेट्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन शिक्षण संस्थान ऑपरेट्स अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री। जन शिक्षण संस्थान जो है वह किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि 2018 में ये पहले करता था HRD मिनिस्ट्री के अंदर, बट 2080 में ये HRD मिनिस्ट्री से यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो क्या आप स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का नाम बता सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज NIU स्टैंड फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस IT में NIU क्या मीनिंग है? तो NIU की फुल फॉर्म क्या है? तो इट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट।
ऐसे ही टीसीएस ने बहुत सारी फुल फॉर्म पूछी हुई है कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज DHCP, इट स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एंड सेकंड वन इज DDL, data definition language, data definition language, and one is ASCII, ASCII, American Standard Code for Information Interchange, information interchange. Next is TCP/IP, Transmission Control Protocol, Transmission Control Protocol, and IP stands for Internet Protocol, Internet Protocol, and COBOL, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इट स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड लास्ट इज फोरट्रान, फोरट्रान, इट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो आप ये सभी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुई है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, तो जो पहली संचार के लिए उपग्रह जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो कौन सी थी? ये थी हमारी एप्पल, ये हुई थी 1981 में। और सैटेलाइट से आप क्या याद रख सकते हैं? जो फर्स्ट सैटेलाइट थी इंडिया में, फर्स्ट सैटेलाइट वो थी आर्यभट्टा, आर्यभट्टा, ये थी 1975 में इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च की थी। एंड फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो इंडिया की थी वो थी एप्पल, जो 1981 में थी। और इसके साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो है इनसैट 1B, इनसैट 1B, ये हुई थी 1983 में लॉन्च, 1983 में। एंड रोहिणी जो सीरीज है सैटेलाइट्स की, ये 1979 में शुरू हुई थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1979 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 81 आएगा, 81 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 83 आएगा। 2 साल के गैप पे ये सारी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। एंड MOM को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि मंगलयान जिसे हम बोलते हैं, ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2013 में लॉन्च हुआ था। और इसकी एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये ₹2000 के नोट पर प्रिंटेड है बैक में। एंड इसको लॉन्च करने के लिए हमने PSLV C-25 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज किया था। तो आप ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है यानी UNSC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैंने UN का क्वेश्चन आया था। ये है न्यूयॉर्क में, क्योंकि UN का जहाँ पर हेडक्वार्टर है उसके सारे ऑर्गन्स का, जैसे UNSC, UN जनरल असेंबली, इन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में UNDP का भी हेडक्वार्टर है, जो कि 1965 में स्टैब्लिश हुई थी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में बार बार आती है उनके मैं ये आपको बता देता हूँ। जैसे 1945 में UN एंड यूनेस्को, इन दोनों की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। एंड 1946 में यूनिसेफ, एंड 1948 में WHO एंड GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये WTO का पुराना नाम था। 1965 में UNDP, एंड 1995 में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जेनेवा में है। इन
की स्थापना हुई थी। तो आप इस सीक्वेंस से इन्हें याद रख सकते हैं जैसे कि मैंने याद किए हुए। एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट है। और जो 10 नॉन परमानेंट है ये 2 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, 2 साल का इनका कार्यकाल होता है और इन्हें 1 मंथ की चेयरमैनशिप मिलती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और जो 5 परमानेंट मेंबर है ये है ABCFR, मैंने आपको ट्रिक पहले ही बताई है, ABCFR अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया। तो आप इस ट्रिक से 500 परमानेंट मेंबर्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द ट्राइकलर which was hosted in Stuttgart, Germany by Madam भिखाजी कामा was smuggled into British India by। जो मैडम भिखाजी कामा ने स्टटगार्ड, ये है जर्मनी में, जो झंडा फहराया था पहली बार, जो इंडिया के बाहर यानी फॉरेन लैंड में, विदेश की भूमि पर झंडा फहराने वाली पहले जो पर्सन थे वो थी मैडम भिखाजी कामा। इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ड में तिरंगे को फहराया था और ये 1907 में फहराया था। और बाद में इस झंडे को इंडिया में लेकर कौन आए थे स्मगलिंग के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा नहीं दिया जाता था क्योंकि अंग्रेजों का राज था। तो इसको इंडिया में इंदुलाल याग्निक स्मगलिंग करके लाए थे या फिर छुपा कर लाए थे। तो आप ये याद रख सकते हैं। एंड जो हमारा फ्लैग है उसको किसने डिजाइन किया है, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया है। और इसमें लेंथ रेशियो ब्रेड्थ इज 3:2 एंड इसको अडॉप्ट किया था हमने 22 जुलाई 1947 को, यानी आज़ादी से भी पहले हमने झंडे को अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था। तो आप ये फैक्ट भी फ्लैग से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस संतूर प्लेयर। संतूर बजाने वाले कौन से फेमस पर्सन है, तो ये है शिव कुमार शर्मा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि संतूर में जो अगर आप नंबर 1 बोलोगे तो ये शिव कुमार शर्मा ही है। और जो इनके डिसाइपल है या स्टूडेंट है सतीश व्यास, पंडित सतीश व्यास, इनको तानसेन सम्मान दिया गया है 2020 में। तानसेन सम्मान 2020 में दिया गया है और ये भी संतूर बजाते हैं क्योंकि ये शिव कुमार शर्मा के स्टूडेंट थे। एंड इसके अलावा जो संतूर के और प्लेयर्स हैं उन्हें भी आप याद रख सकते हैं। वन इज उल्लास बापट एंड सेकंड इज अभय सोपोरी, थर्ड वन इज भजन सोपोरी, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, वर्षा अग्रवाल। तो ये सभी संतूर प्लेयर्स है, आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स घाटा, यानी जो लॉस हुआ है, तो लॉस को अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से घटा दें तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बच जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो जब हम इकोनॉमिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, अभी के लिए इसमें इतना कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय। तो जो इंडिया में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किस पर्सन ने लगाया था, तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने ड्रेनेज थ्योरी दी थी, ड्रेनेज थ्योरी अपनी बुक में, वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने ड्रेनेज थ्योरी बताई थी, यानी कि किस तरह से इंडिया के पैसों को ब्रिटेन में भेजा जा रहा है या स्मगल किया जा रहा है, तो इन्होंने ड्रेनेज थ्योरी में बताया था। और ये फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में MP इलेक्ट हुए थे, MP इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है
इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसमें ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पहले इंडियन थे। एंड जो कांग्रेस पार्टी है जो 1885 में स्टैब्लिश हुई थी, 1885 में, इसको जो कांग्रेस जो नाम दिया था, यानी वर्ड जो कांग्रेस है, ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। तो आप ये सभी चीजें याद रख सकते हैं दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट फिल्म इन 2020। तो 2020 में दिया गया था गली बॉय को, एंड जो लेटेस्ट दिया गया है वो है 2021 में, ये दिया गया था थप्पड़ को। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में से अवार्ड्स को पूछते ही पूछते हैं, तो आप अवार्ड्स करंट अफेयर में जरूर तैयार कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट्स आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज। तो जो रिजल्ट जो कंप्यूटर में स्टोर है उसको बाहर लेके आने को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम आउटपुट प्रोसेस। जैसे कि मॉनिटर पे या फिर स्पीकर्स के थ्रू हम सॉन्ग्स को सुनते हैं या फिर ऑडियो को सुनते हैं, तो जो पहले से कंप्यूटर में स्टोर है डेटा उसको बाहर लेके आने को बोलते हैं हम आउटपुट प्रोसेस। एंड आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार आते रहते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। और इनपुट डिवाइसेस में जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई चीज डालते हैं, वन इज माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल एंड OCR, MICR, OMR। तो ये सारी चीजें इनपुट डिवाइसेस में आती है, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये है बॉयल्स लॉ। तो आपको सिर्फ यही इतना ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में और बॉयल्स लॉ के सामने ऐसे एरर लगा देना है, ताकि आप इसके शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप इसे याद रख पाए। आपको ये कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे ग्राम्स लॉ है, इसमें है R1 by R2 is directly proportional to M2 by M1। तो R1 क्या है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैस से किस तरीके से इफ्यूज होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ गैसेस M2 by M1। तो M है मोलर मास एंड R है रेट ऑफ इफ्यूजन। तो ये है ग्राम्स लॉ। एंड चार्ल्स law is volume is directly proportional to temperature, and Gay-Lussac's law is pressure is directly proportional to temperature। तो आप ये सारे लॉज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर्स। तो लाइकेन कौन सा पोल्यूशन दर्शाता है, तो ये दर्शाता है एयर पोल्यूशन। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। लाइकेन क्या दिखाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स सहजीवी, यानी दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एक साथ रहना, लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि लाइकेन एल्गी प्लस फंगस का मिक्सचर होता है, एंड ये एयर पोल्यूशन को दिखाता है। तो आप ये चीजें लाइकेन के बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द 49th पैरेलल इज ए बाउंड्री बिटवीन। जो 49th पैरेलल है वो किस देश की सीमा है, ये यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा को बोलते हैं हम 49th पैरेलल। एंड 38th डिग्री पैरेलल है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। ऐसे ही आप जो इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस है वो याद रख सकते हैं, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान की है रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया एंड बांग्लादेश में भी यही है रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि आज़ादी के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे।
एंड इंडिया और चाइना की है मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड चाइना इज मैकमोहन लाइन। एंड जर्मनी एंड फ्रांस इज मैगिनोट लाइन, मैगिनोट, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे बोलते हैं हम मैगिनोट। और जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं हम हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन। एंड जो चैनल्स है जो अलग अलग देशों को सेपरेट करते हैं वो 8 डिग्री, 9 डिग्री एंड 10 डिग्री, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। 8 डिग्री करता है मालदीव्स को इंडिया से सेपरेट, मालदीव्स को इंडिया से, और इंडिया में भी कौन सी जगह हो, मिनिकोय को, जो कि लक्षद्वीप में है। एंड 9 डिग्री करता है मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग, मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग। एंड 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान आइलैंड्स को, अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से, निकोबार आइलैंड से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो आप ये सभी चैनल्स भी याद रख सकते हैं।